नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल्स, द कूच एंड द गोल्डन विजन ऑफ अ गोल्डन एज को स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड नंबर का वीडियो है। इससे पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने जो टॉपिक ए और जो बी है उसको कंप्लीट किया था। तो इस वाले वीडियो में हम जो सी टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट ट्राइबल जो ग्रुप्स थे उन्होंने कैसे रिबेलियन किया था ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, और इसके अलावा बिरसा मुंडा है वो उसकी एक केस स्टडी हम स्पेशली देखेंगे। तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सभी अपनी जो क्लास 8 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है अपने पास में रखें और वीडियो को पॉज करके ये जो डिटेल लिखी हुई है इसको पढ़ लें। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि 19th सेंचुरी का जो शुरुआत थी, है ना, या फिर 19th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था, तो जो ट्राइबल पीपल्स थे इंडिया के, कई सारे जो आदिवासी लोग थे ना, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। वो अपना जीवन यापन या अपनी जो आजीविका थे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ से करते थे। जैसे कुछ तो झूम कल्टीवेटर्स थे। झूम कल्टीवेटर्स कौन होते हैं? जो झूम कल्टीवेशन करते हैं, जैसे किसी जंगल को साफ किया, वहाँ पे लैंड को क्लियर करने के बाद उसमें जो ऐश होती है, जो बानी होती है, जो राख होती है, उसमें वो फार्मिंग करते हैं कुछ समय के लिए, जब तक वो लैंड फर्टाइल होता है। जैसे लैंड फर्टाइल नहीं रहता तो उस जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह जाके जंगलों को काटते हैं और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है झूम कल्टीवेशन। तो कुछ लोग झूम कल्टीवेशन करते थे। इसके बाद हमने जाना कि कुछ लोग हंटर्स और गैदर्स थे, जो सदियों से जंगलों में शिकार करते थे और गैदरिंग संग्राहक के रूप में अपना जो फूड था उसको वो इकट्ठा करके अपनी ज़िंदगी जीते थे। कुछ जो ट्राइबल्स थे वो हर्डर थे, जो एनिमल्स जो थे ना उनका पालन पोषण करते थे, एनिमल हस्बेंड्री का काम करते थे, पशुपालन का काम करते थे। जैसे वान गुज्जर जो पंजाब हिल के थे, लबाडी जो आंध्र प्रदेश, गड्डी जो कुल्लू के थे, और बकरवाल जो कि कश्मीर के थे। तो ये क्या करते थे? जानवरों का पशुपालन का काम करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। इसके अलावा बाद में हमने जाना कि जो कुछ थे वो सेटल्ड कल्टीवेशन करने लग गए। यानी जो 19th सेंचुरी तक आते आते कुछ ग्रुप ऐसे भी थे, ट्राइबल ग्रुप, जिन्होंने एक अपना गांव बनाया और गांव के पास उन्होंने जो जंगल है उनको साफ करके वहाँ पे जो ज़मीन है ना वो फार्मिंग लैंड में कन्वर्ट करके और फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको कहा जाएगा सेटल्ड कल्टीवेशन या स्थायी कृषि कार्य में वो लोग लग गए कुछ लोग। तो इनमें मुंडा ट्राइब्स थी एक। यही जो मुंडा ट्राइब है ना, ये बहुत बड़ा रिबेलियन करती है किसके अगेंस्ट? जो ब्रिटिशर है ना उसके अगेंस्ट। जब हम क्लोजर लुक में इस वाली वीडियो में देखेंगे ना, तो 1855 में ग्रेट रिबेलियन करते हैं सिद्धो और कानो के जो लीडरशिप है ना, उसमें ये जो ट्राइब है संताल ट्राइब और जो मुंडा ट्राइब है वो रिवोल्यूशन करती है। मुंडा ट्राइब में तो जो बिरसा मुंडा होते हैं वो लीडर होते हैं, और जो संताल ट्राइब है वो भी रिबेलियन करती है। तो कुछ जो ट्राइब्स थी वो सेटल्ड ट्राइब में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद आप देखो, मतलब सेटल्ड ट्राइब्स के रूप में काम करती थी। ऐसी ट्राइब थी जो सेटल्ड कल्टीवेशन के रूप में अपना काम करती थी। अब देखो 1757 में प्लासी का बैटल होता है, चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टडी किया था। तो प्लासी के बैटल होने के बाद जो बंगाल है ना उसमें कंपनी की जीत हो जाती है या ब्रिटिशर की जीत हो जाती है। तो भारत में उसके बाद से इंडिया में जो है ना जो कंपनी है ना उसका रूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कहा जाता है कॉलोनियल रूल, यानी उपनिवेशिक शासन। जो ब्रिटिशर का जो शासन था ना उसको कॉलोनियल रूल भी कहा जाता है। कॉलोनी उसको कहा जाता है, जैसे मान लो हम ब्रिटिशर जो थे ना उनके गुलाम थे, हमारा जो देश था ना वो ब्रिटिश की एक कॉलोनी था, इसलिए हम इसको कॉलोनियल रूल भी कहेंगे। तो उनके आने के बाद जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे कि जो ट्राइबल चीफ थे इनकी पावर को रिमूव कर दिया गया। पहले इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर हुआ करती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया इन्होंने, लैंड सेटलमेंट लाके, चैप्टर नंबर 3 में हमने स्टडी किया था। फॉरेस्ट लॉज बनाए, तो जितने भी इनके राइट्स थे ना ट्राइबल्स लोगों के, तो इनको रिजर्व फॉरेस्ट करके और इनको जो फॉरेस्ट है ना उनका यूज़ करने के लिए मना कर दिया। हालांकि बाद में कई जगह ओपन रिबेलियन भी हुए, जैसे आसाम में हुआ 1906 में। इसके बाद इनका जो ट्रेड्स था ना, ट्रेडिशनल ट्रेड, वो पूरा बैन कर दिया उसको। इस तरीके से मनी लैंडर्स, जो ट्रेडर्स और जो कंपनी थी, उन तीनों ने ही मिलके जो ये ट्राइबल्स थे इनके जो ट्रेडिशनल ट्रेड थे उनको ख़त्म कर दिया। और जो मिडिल मैन था ना काफ़ी पैसा
इनसे कमाने लग गया। तो जब इन लोगों के पास कुछ रोज़गार नहीं बचा, कुछ काम नहीं बचा, तो ये लोग फिर माइंस में काम करते थे या फिर ये जो टी प्लांटेशन है वहाँ पे मजदूरी करते थे, और माइंस में इनमें से कई सारे लोगों की मौत हो जाती थी, ट्राइबल्स की। तो देखो, जो कॉलोनियल रूल के कारण जो पॉलिसीज़ में चेंजेज हुए, तो जो जितने भी ट्राइबल्स थे ना, उनकी सबकी लाइफ इफ़ेक्ट हुई। और इन लोगों ने जब इनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए ना, तो इसका रिवोल्यूशन किया इन्होंने। इसका बदला भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से या मनी लेंडर से या जो ट्रेडर्स थे उनसे लिया, क्योंकि देखो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए। एक तरफ तो इनकी शुरुआती लाइफ में कल्टीवेशन का जो झूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ हर्डर्स और एनिमल हंटर्स थे, कुछ एनिमल को पालने वाले लोग थे, कुछ सेटल्ड कम्युनिटी भी थी। लेकिन ये अपने अपने तरीके से अपने अपने ओन कस्टम थे, इनकी अपनी अपनी बिलीफ थी, अपने अपने कल्चर थे, तो उस बेसिस से लोग रहते थे। लेकिन ब्रिटिशर के आने के बाद इनका जो पूरा जो ढांचा था, सोशल जो स्ट्रक्चर था इनका, अपने जीने का तरीका, वो पूरा बिगड़ गया। जैसे ये बिगड़ा, तो इन्होंने अलग अलग टाइम में जब इनमें एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए गए, है ना, इनकी जो प्रैक्टिसेस थी, इनके जो बिलीफ थे, जो कल्चर थे, जैसा कि हमने क्लास 7 में स्टडी किया था ना, कि जो ट्राइबल लोग थे उनके अपने कस्टम होते थे, अपनी प्रैक्टिसेस होती थी, अपना ट्रेडिशन होता था, अपना कल्चर होता था, अपना धर्म होता था, वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन उसमें चेंजेस करने के बाद जितने भी ट्राइबल्स ग्रुप्स थे ना, उन्होंने रिबेलियन किए। जैसे जो कोल थे, उन्होंने 1831 में रिबेलियन किया। फिर उसके बाद जो संताल कम्युनिटी है, इसने एक ग्रेट रिबेलियन किया 1857 की क्रांति से जस्ट 2 साल पहले। 1857 में जो रिवोल्यूशन हुआ था ना, 1857 की क्रांति, तो उससे जस्ट 2 साल पहले ग्रेट रिबेलियन किया किसने? संताल कम्युनिटी ने, जिसको लीड किया था सिद्धो और कान्हो ने। ठीक, इसके अलावा नागा ट्राइब ने नॉर्थ ईस्ट में रिवोल्ट किया। बस्तर जो है ना, देखो ये तो छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया, और ये हो गया महाराष्ट्र। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और जो उड़ीसा है ना, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो महाराष्ट्र का जब बॉर्डर लगता है ना, वहाँ पे बस्तर प्लेट्यू है। तो वहाँ की जो ट्राइब्स थी ना, उन्होंने बहुत भारी विद्रोह किया। इसके अलावा वर्ली जो ट्राइब थी महाराष्ट्र की, उसने विद्रोह किया। ये जो पेंटिंग है ना, ये वर्ली पेंटिंग है हमारी स्कूल की। दरअसल हमारी जो स्कूल है उसकी जो पेंटिंग थीम है वो वर्ली पेंटिंग थीम है। और जो वर्ली पेंटिंग की सबसे खास बात ये होती है कि जब इस पेंटिंग को किया जाता है ना, तो इसमें सर्कल, ट्रायंगल और जो लाइंस होती है ना, उसके द्वारा इसको पेंट किया जाता है। जैसे आप इसको देखो, ये जो काऊ है, इसका जो सिर है ना काऊ का, वो ट्रायंगल से बना हुआ है। इसकी जिसका पेट और जो इसका हिस्सा है ना, ये ट्रायंगल से बना हुआ है, बाकी सब लाइन से है। इसी तरीके से इस गर्ल्स को देखो, एक गर्ल्स है या फिर जो भी है, इसका सिर सर्कल से है और जो बाकी शरीर ट्रायंगल से और बाकी लाइनर से। तो ये जो वर्ली ट्राइब है, इसने भी महाराष्ट्र में क्या कर दिया? रिबेलियन। और जो वर्ली पेंटिंग है, वर्ली जो पेंटिंग है हमारे केंद्रीय विद्यालय जैतपुर की थीम पेंटिंग भी, पूरी स्कूल में ये पेंटिंग बनी हुई है। ठीक, इसके बाद इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट था वो बिरसा मुंडा का मूवमेंट था। ये सभी, हालांकि देखो, ब्रिटिशर ने जब भारत में आए तो उसके बाद कहीं रिवोल्ट हुए, सैकड़ों रिवोल्यूशन हुए, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन थे, जिनमें से एक बिरसा मुंडा का था। और बिरसा मुंडा ने तो जब 1895 में इस रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया ना, तो जो पूरा छोटा नागपुर का प्लेट्यू था या झारखंड का जो रीजन था, वहाँ पे इस रिवोल्यूशन को इतने स्ट्रांगली आगे बढ़ाया कि इससे जो जड़ें हैं ना वो हिल गई थी ब्रिटिशर की भी। तो देखो, जो बिरसा मुंडा था उसका जो जन्म है वो 1817 में होता है। वो एक गरीब परिवार में पैदा होता है ना, और वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उन्हीं की तरह जंगलों में रहता है, जानवरों को चराता है, अपने लिए बांसुरी बजाता है। और वो उसको क्या, अखाड़े में खेलने का भी शौक़ होता है। अखाड़ा होता है जहाँ पे लकड़ी और जो तलवार होती है ना, उससे प्रैक्टिस की जाती है युद्ध में लड़ने की, तो उसको अखाड़ा कहा जाता है। तो अखाड़े में भी इसको खेलने का काफ़ी शौक़ होता है। फिर इसके बाद जब ये बड़ा हो जाता है बिरसा मुंडा, तो शुरुआत में ये जो मिशनरीज होते हैं, मिशनरीज कौन होते हैं? जो क्रिश्चियन रिलीजन है ना, उसका धर्म का प्रचार करते हैं, जो ईसाई धर्म का जो रिलीजन का प्रचार करते हैं ना, उनको मिशनरीज कहा जाता है। तो शुरुआत में मिशनरीज के संपर्क में आया, तो इसने ईसाई रिलीजन की कई सारी जो एजुकेशन है उसको प्राप्त किया। फिर उसके बाद इसने वैष्णव जो रिलीजन है ना, उसको अपनाया। वैष्णव रिलीजन एक सेक्ट होता है हिंदू रिलीजन का, जिसमें विष्णु जो भगवान होते हैं, लॉर्ड विष्णु, उनको पूजा जाता है। तो उसको भी इसने कुछ समय के लिए अपनी लाइफ में रखा, लेकिन वो इनसे इम्प्रेस नहीं हुआ, ना तो वैष्णव धर्म से ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, नहीं मिशनरी जो थे उनसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। फिर उसने, बिरसा ने क्या किया कि अपना जो सोसाइटी थी
उनका जो कल्चर था, जो ट्राइब का जो कल्चर था, तो उसका ग्लोरियस पास्ट जो था, यानी उसका जो गोल्डन पास्ट था, उसकी जो गोल्डन एज थी, है ना, जिसमें एक स्वर्णिम युग था इनका, जिसमें ये बहुत बढ़िया तरीके से रहते थे, है ना। इनकी अपनी लाइफ थी, इसमें बहुत ही खूबसूरत जंगल होते थे, इनके घर होते थे, तो उसकी इसने कल्पना की और इसका प्रचार इसने समाज में किया। लेकिन देखो इसने सबसे खास बात क्या की, इसने इसकी जो सोसाइटी थी ना, इस सोसाइटी में रिफॉर्म लाना चाहा, और उस रिफॉर्म को लाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था, इसका मोटिव था गोल्डन एज का, यानी उलगुलान, गोल्डन एज की इसने बात की, जिसमें इसने कहा कि आपको जो शराब आप पीते हैं तो उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आप हमें हमारे जो गांव है आसपास के मुंडा ट्राइब के जो गांव है इनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो विच क्राफ्ट और जो सोर्सरी होती है ना, जादू टोने, है ना, भूत प्रेत चुड़ैल, ये जो सब चीज़ें ना अंधविश्वास, इसका भी इसने विरोध किया और बात की कि हमारा एक बहुत ही गोल्डन पास्ट रहा था, गोल्डन एज रही थी, जिसमें हम खुशहाली के साथ जीते थे। और इसने बात की कि हम वापस उसी गोल्डन एज को दोबारा लेके आएंगे और उसमें अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो देखो इसका जो इसने ये जो मूवमेंट्स था ना, इसके लिए गांव-गांव गया। जो बिरसा मुंडा थे ना, ये गांव-गांव में घूमे, छोटा नागपुर का जो प्लेटू था ना, वहाँ पे गांव-गांव में घूमे और उन्होंने ये सबसे ये कहा कि जो दिक्कूज है, दिक्कूज किसको कहते हैं, ये दिक्कूज हैं जो फॉरेनर, यानी कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं। नॉन ट्राइबल मतलब जो गैर आदिवासी लोग हैं। जो गैर आदिवासी लोगों को जो बिरसा मुंडा थे ना, वो क्या कहते थे, दिक्कू, क्या कहते थे, दिक्कूज। तो जो दिक्कूज में कौन कौन आते थे, दिक्कूज में मिशनरीज आते थे जो ईसाई रिलीजन का धर्म प्रचार करते थे, मनी लैंडर्स आते थे जो जमींदार थे, है ना, वहाँ के जो कर्ज देते थे ब्याज में, हिंदू लैंडलॉर्ड्स आते थे जो हिंदू जमींदार लोग थे, वो भी इसमें आते थे, और गवर्नमेंट भी को भी इन्होंने दिक्कूज कहा है। तो दिक्कूज में जितने भी नॉन ट्राइबल लोग थे ना, जो इनको एक्सप्लॉइटेशन करते थे, जो ट्राइब्स का जो है ना शोषण करते थे, इनको अधिकारों को छीनते थे, उनको इन्होंने क्या कहा, दिक्कू कहा। और इन दिक्कुओं को भगाने के लिए उन्होंने एक मुंडा राज या जो बिरसा है ना, मुंडा राज की स्थापना की बात की। यानी उसने क्या बात की कि एक गोल्डन एज होगी जिसमें मुंडा राज होगा, मुंडा ट्राइब का राज होगा, और मुंडा अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जिएंगे जैसे सदियों से जीते आ रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वज जीते आ रहे हैं। तो बिरसा मुंडा ने इसका हेड बना। फिर ये जो मूवमेंट था ना काफ़ी फैल गया। 1895 में बिरसा मुंडा गांव-गांव गए और उन्होंने जो जितने भी जो मुंडा ट्राइब के लोग थे उनको इकट्ठा किया, और ये मूवमेंट तेज होता गया। तो इससे जो ब्रिटिशर थे उनको चिंता हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, और जो बिरसा मुंडा थे उनको 1895 में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में वो 1895 से लेके 1897 तक रहे। लेकिन जब वो जेल में चले गए थे ना, तब तक ये मूवमेंट पूरे छोटा नागपुर के जो प्लेट्यू था जहाँ पे मुंडा ट्राइब थी वहाँ तक फैल चुका था। तो जो बिरसा मुंडा के जो फॉलोअर्स थे, इन्होंने पुलिस स्टेशन को लूटा, इन्होंने चर्च को लूटा, है ना, इन्होंने जो मनी लैंडर्स थे उनको लूटा, जमींदार लोगों को लूटा। यानी जितने भी दिक्कूज थे, है ना, इनकी नज़र में जितने भी जो गैर आदिवासी थे, जो नॉन ट्राइबल लोग थे, जो दिक्कूज कहते थे जिनको, ये उनको इन्होंने लूटा। और इनका जो सिंबल था ना बिरसा राज का या मुंडा राज का जो सिंबल था वो वाइट फ्लैग था। तो वाइट फ्लैग लेके सारे ट्राइबल एक साथ जाते थे और इनको लूट के आ जाते थे। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। फिर 1895 से लेके 1897 तक तो बिरसा मुंडा जेल में रहे। फिर जैसे वो जेल से रिहा हुए 1897 में, है ना, जेल से उनको रिहा करना पड़ा। फिर जैसे वो रिहा हुए तो फिर उन्होंने मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट किया। तो 1897 से लेकर 19 तक फिर से उन्होंने 1900 तक इसको जारी रखा। लेकिन उनकी मौत हो जाती है कोलेरा के कारण, हैजा के कारण। तो ये मूवमेंट है वो फेडेड आउट हो जाता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है। लेकिन बिरसा मुंडा इस मूवमेंट को जिस तरीके से इस्टेब्लिश करके जाते हैं, तो एक मैसेज देके जाते हैं ब्रिटिशर के लिए, मनी लैंडर्स के लिए, हिंदू जमींदारों के लिए, मिशनरीज के लिए, कि अगर आप हमारा जो कस्टम, हमारे जो रिलीजियस बिलीफ हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, या जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे फॉरेस्ट राइट हैं, उनके साथ अगर छेड़खानी करोगे और हमारा अत्याचार करोगे तो हम हथियार उठा सकते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो ये सबसे बड़ा मूवमेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ को समझ चुकी थी कि अगर हम ट्राइबल्स को ज़्यादा टच करेंगे तो ट्राइबल्स जो हैं वो रिवोल्यूशन कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर ने
इनकी सुरक्षा के लिए, जो ट्राइब्स थी ना उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे नए लॉज इंट्रोड्यूस किए कि इनकी जो ज़मीन थी ना उनको मनी लेंडर्स नहीं ले सकते थे। और आज भी ये लॉज भारत में हैं। जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, जो एसटी होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, तो इनकी जो ज़मीन है ना, जो इनके पास लैंड होता है खेती करने का, ये सिर्फ एसटी के लोग ही खरीद सकते हैं। एसटी की ज़मीन सिर्फ एसटी का व्यक्ति ही खरीद सकता है। ट्राइब की ज़मीन सिर्फ ट्राइब का व्यक्ति खरीद सकता है। उसको ना तो एससी ले सकती है शेड्यूल कास्ट, ना उसको ओबीसी के लोग ले सकते हैं, ना जनरल के लोग ले सकते हैं। तो ब्रिटिशर ने ये जो लॉ था इसको इंट्रोड्यूस किया। और साथ ही साथ में देखो इन्होंने ये भी शो कर दिया, बिरसा मुंडा और ये जो मुंडा ट्राइब और इसके अलावा जो दूसरे रिबेलियन थे, बिरसा मुंडा रिबेलियन ही नहीं, इसके अलावा भारत में जितने मूवमेंट्स हुए थे, चाहे वो नागाओं ने किए या फिर संताल कम्युनिटी ने किए या कोल ने किए या फिर जो बस्तर की थी या वर्ली थी, इन सभी जितने भी जो रिबेलियन जो ट्राइब्स थी, इन्होंने सैकड़ों ग्रुप किए, सैकड़ों ट्राइब थी, बहुत सारी ट्राइब्स ने भारत में रिवोल्यूशन किए। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ट्राइब जो थी ना, जब भी इनके अधिकारों का हनन होता था, इनके साथ इनजस्टिस होता था या इनके साथ कॉलोनियल रूल में कोई भेदभाव होता था, तो ये भी अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो देखो इससे हमें क्या पता लगता है, हमें ये भी पता लगता है कि देश की आज़ादी में इनका भी योगदान था। देश की आज़ादी एक ये नहीं थी कि हमने ब्रिटिशर को भारत से बाहर निकाल दिया, नहीं। देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी ना, उसमें हमें सिर्फ अंग्रेज़ों को ही नहीं भगाना था, उसमें हमें भारत में सभी लोगों को समान अधिकार भी दिलाना था, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, महिला हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, सबको हमें क्या दिलाना था, इक्वलिटी। तो आदिवासियों ने भी अपना योगदान भारत की आज़ादी में दिया, है ना। तो इससे ये पता लगता है। और देखो हो सकता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मूवमेंट ना की हो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए तो मूवमेंट किए है ना। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। जब भी उसके अधिकार उसे छीने जाते हैं तो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो बिरसा मुंडा की इस मूवमेंट ने एक बहुत ही बड़ी मिसाल कायम की। तो इस प्रकार से जो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, ट्राइबल्स, आदिवासी, दिक्कूज जो कि फॉरेनर थे। दिक्कूज में कौन कौन थे, मनी लैंडर्स, मिशनरीज, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश कंपनी थी। ये जो गैर नॉन ट्राइबल लोग थे ना, इनको दिक्कूज कहा जाता है। द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, स्वर्णिम युग की कल्पना। तो स्वर्णिम युग किसके द्वारा कल्पना की गई थी, मुंडा ट्राइब के द्वारा। समझ में आया अब भाई चैप्टर का टाइटल क्या था, ठीक। तो अब इसका एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि जो ट्राइबल्स थे वो 19th सेंचुरी तक अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो कुछ तो झूम कल्टीवेटर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह फार्मिंग करते रहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुछ हंटर्स और गैदर्स थे ट्राइबल्स, अंग्रेज़ों के आने से पहले की बात चल रही है अभी। कुछ हर्डर्ड एनिमल का पालन करते थे, जैसे गुज्जर बकरियाल हो गए, गड्डीज हो गए, है ना, या दूसरी ट्राइब्स गुज्जर हो गए, गड्डीज, बकरवाल, है ना, लबाडी, ये सब क्या करते थे, ये जानवरों का पशुपालन का काम करते थे। कुछ जो ट्राइब्स थी वो सेटल्ड कल्टीवेशन में आ गई, उन्होंने अपने गांव बनाए, गांव के पास ज़मीन को साफ किया और उसमें एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो अलग अलग ट्राइब अलग अलग वर्क करती थी अलग अलग रीजन में इंडिया में। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। जैसे कि जो चीफ होते थे, ट्राइब के जो मुखिया होते थे, उनके अधिकार सबसे पहले छीने, उनके पास अब ज़्यादा पावर नहीं रही। जो ट्राइब्स के जो मुखिया थे ना, उनके पास ज़्यादा पावर नहीं रही। तो जो ट्राइब के जो चीफ थे, जो मुखिया थे, जो सरदार थे, उनमें भी गुस्सा था। कुछ जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, इनकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो था ना, ब्रिटिश ने बैन कर दिया और इंडिया में लैंड सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर लिया, जो कि चैप्टर 3 में हमने स्टडी किया है। इसके बाद फॉरेस्ट लॉ लेके आए ये लोग ब्रिटिशर, तो इससे जो फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व कर दिया। तो अब जितने भी ट्राइब्स थी ना, वो यहाँ पे ना तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकती थी, ना फ्रूट ले सकती थी, ना एनिमल को हंट कर सकती थी। तो इससे उनकी लाइफ जो है वो प्रभावित हुई। इन लोगों ने फिर ओपन रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा जो इनका ट्रेडिशनल धंधे थे, इनके जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, ट्रेड था ट्राइब्स का, उनको भी जो मनी लैंडर्स, मिडिल मैन और जो कंपनी की जो पॉलिसी, जो रूल थे ना, इसके द्वारा उनको भी तहस नहस कर दिया गया। तो इसमें हमने सिल्क ट्रेड का केस स्टडी लिया था, जिसमें हमने जाना था कि एक मिडिल मैन इनसे जो सिल्क होती है ना, उसको बड़ी सस्ते में ख़रीद लेता है और उसको फिर आगे जाके 5 टाइम्स ज़्यादा रेट में बेचता है। तो मिडिल मैन को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। इन लोगों के जो रोज़गार थे वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर बेचारे इन्हें अलग अलग काम करना पड़ा। कुछ खानों में काम करते थे, माइंस में काम करते थे,
कुछ टी प्लांटेशन के खेतों में काम करते थे। तो इस प्रकार से कई सारी जो पॉलिसीज़ थी ना, जिससे जो ट्राइबल्स थे उनमें गुस्सा था, तो एक के बाद एक फिर रिबेलियन स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले कॉल ने किया, फिर कॉल के बाद संताल कम्युनिटी ने किया, जिसमें उसने कहा कि सुपर नेचुरल पावर, उन्होंने कहा जल, ज़मीन और जंगल की बात की। उसके बाद नागा ट्राइब ने किया, फिर बस्तर ट्राइब ने रिबेलियन किया, वर्ली ट्राइब ने रिबेलियन किया, और बिरसा मुंडा की तो केस स्टडी हमने इसमें देखी ही है। वर्ली पेंटिंग एक बार फिर से बता देता हूँ। वर्ली पेंटिंग जो है वर्ली ट्राइब के द्वारा की जाती है। इसमें सर्कल और जो रेक्टेंगल है उसका प्रयोग किया जाता है पेंटिंग बनाने में। और हमारी स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय जेतपुर है उसकी थीम भी है वर्ली पेंटिंग। ठीक, इसके बाद हमने बिरसा मुंडा के बारे में जाना। बिरसा मुंडा भी हमारी तरह एक सामान्य व्यक्ति था, गरीब परिवार से था, जानवर चराता था, है ना, और लोकल अखाड़े में जाता था। लेकिन फिर बाद में उसने गोल्डन एज की तर्ज पे अपने ग्लोरियस जो पास्ट था, गोल्डन जो एज थी उनकी, उसके बेसिस पे उसकी कम्युनिटी में रिफॉर्म्स किए। लोगों से कहा आप शराब छोड़िए, लोगों से कहा आप जादू टोने और अंधविश्वासों में विश्वास मत कीजिए, लोगों से कहा साफ़ सफाई अपने गाँव की रखिए। और उसने फिर एक के बाद एक जो दिक्कूस थे, है ना, जो दिक्कूस थे, उनके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो मिशनरी, मनी लैंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड, जो गवर्नमेंट थी उनको क्या मानते थे, दिक्कूस। तो इन्होंने कहा कि हमारा मुंडा राज इस्टेब्लिश होगा और बिरसा उसका हेड होगा। तो जब ये मूवमेंट तेज हुआ 1895 के बाद, क्योंकि गांव-गांव घूम रहे थे बिरसा मुंडा, तो ये मूवमेंट तेज हुआ, तो कंपनी जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। वापस ये 1897 में वापस रिलीज हुए और फिर 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो ये मूवमेंट खड़ा किए करके गए वो बहुत बड़ा मूवमेंट था। इनके अलावा दूसरी जो ट्राइब्स थी उन्होंने भी एक बड़ा मूवमेंट भारत में इस्टेब्लिश किए थे, जैसे कौल, संथाल, नागा, वर्ली, है ना, ये सारी ट्राइब्स। इसके अलावा भी कई सारी ट्राइब्स थी, सैकड़ों ट्राइब्स ने ऐसा किया। तो इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे ना वो समझ गए कि जो कॉलोनियल रूल है ना, उनको कुछ ऐसे रूल बनाने पड़े, ऐसे लॉज बनाने पड़े ताकि जो ट्राइब्स थी उनके अधिकार वैसे के वैसे बनी रहे और वो रिवोल्यूशन ना करे। देखो, अधिकारों से उनको कोई लेना देना नहीं था अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ बस अपनी जो हुकूमत थी, अपनी जो सरकार थी, इसको चलाए रखना चाहते थे। और उसके वो तभी चला पाएंगे जब कोई रिवोल्यूशन नहीं करेगा। और रिवोल्यूशन कब रुकेंगे, क्रांतियाँ कब रुकेगी, विद्रोह कब रुकेंगे, जब थोड़े थोड़े अधिकार दे दिए जाएंगे। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किए कई सारे लैंड लॉज। तो जो दिक्कूस थे, अब आउटसाइडर आसानी से, जो मनी लैंडर्स थे, वो किसी ट्राइब की ज़मीन को नहीं ले सकते थे। और साथ ही साथ में जो ये जो ट्राइब्स के द्वारा जो मूवमेंट्स किए गए, इससे ये पता लगा कि जो ट्राइब्स होती है, जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो जब उनके साथ इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, तो अपने गुस्से को दिखा सकते थे कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट भी, यानी वो कॉलोनियल रूल से भी नहीं डरे। ठीक, तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, चाहे भारत का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक गरीब किसान हो, एक गरीब व्यक्ति हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला हो, दलित हो, माइनॉरिटी में कोई भी हो या मेजॉरिटी में भी कोई भी हो, सबको अपने अपने अधिकार मिलने चाहिए, उनको समानता मिलनी चाहिए और नीति इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि सबका हित हो। तभी हमारी जो डेमोक्रेसी हो सक्सेस होगी। और ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इस आज़ादी को हमें कायम रखना है, जिंदाबाद रखना है, जय जोहार रखना है। देखो, ये जो जय जोहार है ना, ये जोहार जो वर्ड है ना, ये मुंडा ट्राइब का ही दिया हुआ है। इसका मतलब होता है सल्यूटेशन टू इंकलाब, एक प्रकार से जो क्रांति होती है ना उसको आगे बढ़ाना, ग्रीटिंग होती है ये। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।